इजराइल के लिए आज की सुबह बेहद दर्दनाक है। गाजा के खान यूनिस में जो हुआ उसने पूरे इजरायली राजनीति और सेना को हिलाकर रख दिया। एक नहीं, एक साथ 7 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। और ये कैसे हुई, यानी हमास ने कैसे ऑपरेशन चलाया, आपको आगे बताएंगे। और इसी के साथ एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी ईरान के हमले के बाद इजराइल में कितने घर तबाह हुए हैं, जिससे अब तक इजराइल छुपा कर रखा था, लेकिन अब इसकी आंकड़ा सामने आ चुकी है, जिनकी संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 30,000 से भी ज़्यादा घर मलबे में मिल चुकी है। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगे, लेकिन आपको आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे और सबूत के साथ बताएंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे, जिस ईरानी कमांडर की मौत का इजराइल ने कर दिया था ऐलान, गूगल भी कहा था मरा हुआ, वो अब निकला जिंदा। दोस्तों, सभी खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। दोस्तों, गाजा के दक्षिण खान यूनिस में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक अफसर और 6 सैनिकों की मौत हो गई। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने बयान में कहा, यह एक बेहद दर्दनाक सुबह है, हालात बहुत मुश्किल है, लड़ाई बहुत भयानक है और बोझ अब बर्दाश्त के बाहर है। विपक्षी नेता यार लेपिड ने भी कहा, यह बहुत ही कठिन सुबह है, ये एक बड़ी त्रासदी है जिसमें हमारे 7 बहादुर सैनिकों की जान गई। इजरायली सेना की रेडियो रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की शाम करीब 5:30 में पहली सूचना मिली कि इंजीनियरिंग ब्रिगेड की एक पोमा बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि एक फिलिस्तीनी लड़ाके ने गाड़ी के पास जाकर उस पर बम चिपका दिया, जिससे गाड़ी में भीषण आग लग गई। रेडियो रिपोर्ट में बताया गया कि सेना ने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की, D9 बुलडोजर भी लाया गया और गाड़ी को रेत से ढक दिया गया, लेकिन आग नहीं बुझी। इसके बाद सेना ने फैसला किया कि गाड़ी को गाजा से बाहर इजरायली इलाके में खींचकर ले जाया जाए, जबकि सभी 7 सैनिक उसी में फंसे हुए थे। गाड़ी को इजराइल ले जाकर ही आग बुझाई जा सकी, लेकिन तब तक सभी सैनिकों की मौत हो चुकी थी। इजराइल के यदीओत अहरोनोत अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सेना को जवानों की पहचान करने में घंटों लग गए। हेलीकॉप्टर वापस खाली लौटे क्योंकि गाड़ी में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इजरायली मीडिया ने बताया कि इस घटना में 16 और सैनिक घायल हुए हैं और इसे पिछले महीनों की सबसे गंभीर घटनाओं में गिना जा रहा है। खुद इजरायली आर्मी IDF ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी मारे गए सैनिकों की तस्वीरें शेयर की है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इधर हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने एक योजनाबद्ध घात लगाकर इजरायली सेना को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बख्तरबंद गाड़ी को पूरी तरह जला डाला और दूसरी गाड़ी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, हमने हेलीकॉप्टर को कई घंटों तक उड़ते देखा, लेकिन उन्हें कोई बचा नहीं मिला। अल जजीरा के मुताबिक यासिर जात्रा नाम के लेखक ने कहा, यह दिन इजरायली फौज के लिए शर्म का दिन रहा। राजनीतिक विश्लेषक सईद जियादे ने बताया, पूमा गाड़ी इजरायली सेना की सबसे भारी और पुरानी इंजीनियरिंग गाड़ियों में से एक है। इसमें 8 सैनिक पूरी लड़ाई की तैयारी में रहते हैं और ये गाड़ी बारूद हटाने और रुकावटें तोड़ने में इस्तेमाल होती है। यानी कुल मिलाकर गाजा में हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर ऐसा हमला कर रहे हैं जो खुद इजरायली सैनिकों को भी समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल पर ईरानी हमलों का असर अब कागजों पर उतरने लगा है। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच 13 जून से शुरू हुई लड़ाई ने इजरायल में भारी तबाही मचाई है। अब इजरायली मीडिया के हवाले से जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस जंग के असर की असली तस्वीर बयां करते हैं। इजरायल इसे छुपाने की लाखों कोशिशें की, मीडिया पर सेंसर लगाए, आम लोगों को तस्वीरें लेने से रोका गया, लेकिन फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकती, वो तो बाहर आना ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 12 दिन की जंग में इजरायल में करीब 39,000 लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है, जिनमें ज़्यादातर मकानों के टूटने फूटने की शिकायतें हैं। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के मुआवजे विभाग को अब तक कुल 38,700 दावे मिले हैं। इनमें से 30,809 दावे मकानों के नुकसान को लेकर है। यानी इतने लोगों ने बताया कि उनके घर या अपार्टमेंट्स पर
मिसाइलों का असर हुआ है। इसके अलावा 3713 दावे गाड़ियों के नुकसान के लिए और 4085 दावे मशीनरी और दूसरे सामानों को लेकर आए हैं। माना जा रहा है कि हजारों अन्य इमारतों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक उनके लिए कोई दावा दाखिल नहीं किया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। स्थानीय वेबसाइट बहादुरी हरेडीम की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुआवजा दावे इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आए हैं। तेल अवीव में 24,932 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। मतलब ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में मचाई है। इसके बाद जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो इजराइल का दक्षिणी शहर अश्कलोन, जहां से 10,793 दावे किए गए हैं। अब सवाल है कि मुआवजा कितना होगा। इसको लेकर फिलहाल कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि इजरायली सरकार ने इस नुकसान की कुल लागत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से दावों की संख्या बढ़ रही है उससे साफ है कि जंग का आर्थिक बोझ भी इजराइल पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों 13 जून से शुरू हुई ये जंग तब और गहरी हो गई जब इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है, जिसे तेहरान ने खारिज किया। जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया और अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। 12 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि जंग थम गई है, मगर तबाही के निशान अभी बाकी है। दोस्तों मंगलवार को ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा नज़ारा देखने को मिला। कुदस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के सबसे अहम सैन्य चेहरे माने जाते हैं, जश्न के माहौल में लोगों के बीच दिखाई दिए। ये वही जनरल कानी है जिनके बारे में इजरायली मीडिया और कुछ वेस्टर्न रिपोर्ट्स बार बार दावा कर रही थी कि वो हाल ही में हुए हमलों में मारे जा चुके हैं। गूगल में भी सर्च करने पर इसकी मौत की तारीख 13 जून को बताई जा रही थी, यानी उसी दिन जब इजराइल अचानक हमला किया था। लेकिन मंगलवार को वो तेहरान के बीचों बीच हजारों लोगों के बीच विक्ट्री सेलिब्रेशन में पहुंचे, लोगों से बातचीत की, हाथ मिलाए और उनके साथ खड़े नजर आए। उनके चारों ओर सुरक्षा घेरे में गार्ड्स भी थे। उनकी ये सार्वजनिक मौजूदगी सीधे तौर पर एक करारा जवाब है उन अफवाहों को जिनमें कहा गया था कि इस्माइल कानी अब जिंदा नहीं है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए लिखा कि यह जनरल कानी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति है 12 दिन की इजरायली आक्रामकता के बाद। दोस्तों पिछले 1 साल में यह दूसरी बार है जब इस्माइल कानी की मौत की खबरें फैली और फिर वो खुद सामने आए। हर बार कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया, लेकिन प्रचार जोरदार हुआ। अब जब वो फिर जिंदा और मुस्कुराते हुए लोगों के बीच नजर आए तो ये साफ संकेत है ईरानी नेतृत्व पर वार करने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।